कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के वायरल प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। देखिए आज के वीडियो में जो प्रश्न बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगातार 21, 22, 23, 24, 25 में लगातार आए हैं। तो बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं आएगा, जितना मैं बताऊंगा इतना ही आएगा। और आज की वीडियो में उत्तर के साथ उसको बताऊंगा सॉल्व करके। तो वीडियो आज का आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए हम इन्हीं 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। तो देखिए यहाँ 2015 में, 17 में, 18 और 19 और 22 में यह क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में हमारे पूछा गया था। दूसरा है द्रव तरंगे क्या हैं, द्रव तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। ये देखिए 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में लगातार पूछा गया है। तीसरा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी 17, 18, 22 और 23 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए चौथा है नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। यह क्वेश्चन 14 में पूछा गया था, 17 में, 22 में और 23 में। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे विस्तृत प्रश्न में ज्यादा आते हैं, यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम क्या होता है। देखिए क्या होता है, देखिए आपको हेडिंग डालना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब देखिए आप किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोग से प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिखे। उनके प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिखे जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि ऊष्मा उत्सर्जन के नियम कहलाते हैं। इस नियम को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फिर ऊर्जा उत्सर्जन का नियम कहते हैं। कौन, देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम क्या है। वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर, उन्हें प्रयोग किया, उनको जो परीक्षण मिला, जो परिणाम मिला, उस परिणाम के आधार पर उन्हें एक नियम दिया। इस नियम को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फिर इसे ऊर्जा उत्सर्जन का नियम भी कहते हैं। ये हो गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम। अब देखिए इसके प्रभाव या इसके नियम की निम्न प्रकार से। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, देखिए किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जो धातु होती है, किसी धातु की सतह पर यदि प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो दर होती है धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई सतह है, अब इस पर जब प्रकाश गिरेगा, कोई प्रकाश इस पर जब गिरेगा, ये सूर्य का प्रकाश इस पर गिर रहा है, तो जिस पर सूर्य का प्रकाश गिरेगा उस पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होंगे क्या होंगे, इस पर जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे, उनकी जो दर होगी प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। यानी जो प्रकाश की तीव्रता होगी, जो चाल होगी, उसके अनुक्रमानुपाती होगी। इस प्रकार से उसकी क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। आगे देखिए दूसरा है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जो उत्सर्जित प्रकाश होगा उसके इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अगला है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा अगर हम प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो वह बढ़ेगी। उसके बाद देखिए चौथा नियम क्या है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यदि जो प्रकाश की आवृत्ति, जो प्रकाश गिर रही है, आ रही है, उसकी आवृत्ति कोई न्यूनतम यानी माने गए मान से भी कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा।
यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति को ही देहली आवृत्ति कहते हैं। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए क्या होती है, भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है। लोहे के लिए अलग, सोने के लिए अलग, चांदी के लिए अलग, तांबे के लिए अलग होती है। उसके बाद देखिए पांचवा नियम क्या है। पांचवा है कि प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चात नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों न हो। प्रकाश की जो जो प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता चाहे कितनी भी हो, अगर उस सतह पर गिर रहा है तुरंत इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित होने लगेंगे। क्या, जो इलेक्ट्रॉन होंगे तुरंत इससे उत्सर्जित होने लगेंगे। तो ये कह रहा है कि ये तुरंत उत्सर्जित होने लगते हैं चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इस प्रकार से लिख के आएंगे तो आपको यहाँ से 5 नंबर कन्फर्म मिलेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द्रव्य तरंगे क्या हैं, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। तो देखिए द्रव्य तरंगे क्या हैं। देखिए द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोंगली तरंगे इन्हें कहते हैं। तो देखिए सन 1922 में डी ब्रोंगली ने विचार रखा कि पदार्थ और विकिरण की पारस्परिक क्रिया समझने के लिए कणों को पृथक रूप से न मानकर तरंग पद्धति से समन्वित माना जाए। उन्होंने बताया कि जब कोई प्रत्येक कण चलता है तो वह भी तरंग की भांति व्यवहार करता है। अगर कोई कण चलेगा तो वह भी क्या करेगा, तरंग की तरह व्यवहार करेगा। अगर देखिए आप किसी चीज को फेंके और नीचे आ रहा है तो तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है। इन्होंने किसने किया, डी ब्रोंगली ने। उन्होंने सन 1922 ईस्वी में क्या किया, विचार रखा कि पदार्थ और विकिरण की पारस्परिक क्रिया को समझने के लिए कण को पृथक रूप से न मानकर, यानी उसको अलग अलग ना मानकर, क्या माने, तरंग पद्धति से समन्वय, यानी कि माने कि तरंग की तरह वो भी व्यवहार करता है। तब उन्होंने बताया कि जब कोई प्रत्येक कण चलता है, कोई भी कण हो, जब कण चलता है तो वह भी तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये हो जाएगा द्रव्य तरंगे या फिर डी ब्रोंगली तरंगे। आगे देखिए इनका जो सिद्धांत था, देखिए इस सिद्धांत का सत्यापन डेविसन और जर्मर ने अपने प्रयोगों के द्वारा किया। उन्होंने स्थापित किया कि इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज का विवर्तन देखा जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो किरण का पुंज होता है उसका विवर्तन देख सकते हैं हम लोग, जो एक तरंग का गुण है। अतः दैत्य प्रकृति न केवल प्रकाश की होती है बल्कि यह द्रव्य कणों की भी होती है, यानी जो आवृत्ति वाली प्रकृति होती है सिर्फ प्रकाश की नहीं होती है, द्रव्य के यानी पदार्थ के कणों की भी होती है। द्रव्य तरंगे गतिमान कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से तरंग संबद्ध होती है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोंगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगे की तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हैं, डी ब्रोंगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। देखिए जो द्रव्य तरंगे होती हैं उसकी तरंग दैर्ध्य को ही कहते हैं डी ब्रोंगली तरंग दैर्ध्य। तो इतना आपको मालूम हो गया होगा, बहुत ही सरल तरीके से हमने लिखा है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, इसका हमारा सूत्र जो होता है, देखिए द्रव्य तरंगे जो होता है, द्रव्य तरंगों का सूत्र जो होता है, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य बराबर जो होता है, देखिए इससे जो द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, एच बाई एम भी, जहां पर एच जो है तरंग दैर्ध्य है, एच जो है प्लांक नियतांक है, और यम जो है कण का द्रव्यमान है, और वी जो है ये क्या है, कण का वेग है। इसका एक सूत्र और होता है कि लैम्डा बराबर एच बाई पी, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, एच होता है प्लांक नियतांक, और जो पी होता है ये होता है संवेग। क्या होता है, संवेग। तो सूत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होता है, देखिए कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, देहली तरंग दैर्ध्य किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके उसे कहते हैं देहली तरंग दैर्ध्य।
क्या होता है, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान। यानी कोई धातु है, इस पर जो प्रकाश आ रही है, इस पर कोई प्रकाश मान लीजिए आ रही है, तो जो प्रकाश आ रही है उस प्रकाश का अधिकतम मान जो होगा, जो अधिकतम मान होगा जिससे कि तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करे। इस प्रकार से जो इस पर प्रकाश आपतित होगा धातु पर, तो इस धातु पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित करेगा वही होता है देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना ही देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। आगे देखिए इसका सूत्र क्या होता है। देखिए देहली तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसके बराबर सूत्र होता है लैम्डा नॉट बराबर hc बाई क्या है, फाई नॉट। तो देखिए जो यहाँ पे लैम्डा नॉट होता है देहली आवृत्ति, एच होता है प्लांक नियतांक जिसका मान होता है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड, और सी जो होता है ये होता है प्रकाश की चाल जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जो फाई नॉट होता है ये होता है कार्यफलन। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सूत्र का। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मॉडल पेपर उठाएंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है। हेडिंग डालेंगे हम नाभिकीय संलयन, उसके बाद लिखेंगे कि दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी जो दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर अगर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे हैं तो यही होता है क्या, नाभिकीय संलयन। अभी बाद में इसका हम समीकरण भी लिख कर समझेंगे। तो दो हल्के नाभिकों का परस्पर यानी दो हल्के नाभिकों का या फिर छोटे नाभिकों का मिलना यानी संयुक्त होकर बड़े नाभिक का निर्माण करना या बड़े नाभिक बनाना ही क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन। आगे देखिए, संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से क्या होता है, कम होता है, तथा द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा इस प्रक्रिया में क्या होती है, मुक्त होती है। इतना हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए इसका उदाहरण नाभिकीय संलयन का। देखिए नंबर 1, भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटेरियम। भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटेरियम के दो नाभिकों के संलयन को ही इस समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ड्यूटेरियम जो दो है, एक ड्यूटेरियम यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो ड्यूटेरियम मिलकर क्या बना है, एक बना है ट्राइटियम। यानी कि तो ये दोनों जो है क्या है, छोटे नाभिक हैं, और जो ट्राइटियम है ये भारी नाभिक यानी बड़ा नाभिक है। तो ये क्या है, बड़ा नाभिक है। यहाँ पे क्या बना है, बड़ा नाभिक बना है, एक हाइड्रोजन बना है, और यहाँ पे देखिए 4 मेगावोल्ट की ऊर्जा उत्सर्जित हुई है। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण है कि ट्राइटियम पुनः ड्यूटेरियम के नाभिक से संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। क्या करता है, हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। देखिए ट्राइटियम और ड्यूटेरियम, ये हमारा है ट्राइटियम और ये है ड्यूटेरियम, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। क्या है, हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए अगर हम क्या करें, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम को मिलाएं तो हमारा हीलियम बनता है, और 17.6 मेगावाट की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे क्लास 12 फिजिक्स के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है, इन 4 क्वेश्चनों को समझ लेना और इसको इसी तरह से लिखना है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और ये आपको हर मॉडल पेपर में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।